डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लग चुके होंगे, क्योंकि ये पेपर जो है बीपीएससी टीआरई 4 का उन साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो किसी वजह से टीआरई 3 में रह चुके हैं या उनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या कुछ कमी रह गई थी, कुछ कसर रह गई थी। उनके लिए एक फिर से सुनहरा अवसर है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन चल रहा है, अब चौथे चरण में उनके लिए फिर से सुनहरा मौका है। तो अभी से लोग लग जाएं। अब ये मत सोचे कि एग्जाम कब होगा कब नहीं, लेकिन ये तय है कि एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा। एग्जाम होगा, थोड़ा सा 1 या 2 महीना आगे पीछे हो सकता है, यही परीक्षा होके रहेगी। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। और जो टीआरई 4 वाले एस्पिरेंट हैं, ठीक, उनके लिए एक और चेतावनी स्वरूप मैं कह रहा हूँ कि जो आपका लोग सोच रहे हैं कट ऑफ इतने पे इतने कर लेंगे, तो कट ऑफ लेकर तैयारी मत कीजिएगा, क्योंकि कोई कह नहीं सकता टीआरई 4 में कितना कट ऑफ होगा, क्योंकि उस समय अदर स्टेट के जो स्टेट क्वालिफाई किए हैं और लोग और भी जो मतलब कैटेगरी में स्टेट क्वालिफाई किए हैं, और मतलब कि नया ब्रेन होगा, फर्टाइल ब्रेन होगा, तेज तरह नई टेक्निक से वो लोग पढ़ने वाले होंगे, तो आप लोगों के उनमें मुकाबला थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। इस वजह से कट ऑफ हाई जाने की अपेक्षा है। सीट भी जो कोई जरूरी नहीं कि सीट भी इतनी आए, कम ही आएगी। तो सीट कम आएगी, कैंडिडेट ज्यादा रहेंगे, तो कट ऑफ स्वाभाविक है कि हाई जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो टीआरई 4 के क्रम की शुरुआत में हमने सबसे पहले सोचा कि क्यों न जो अब तक बीपीएससी ने एग्जाम कराए उनके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो एक पहले वाले वीडियो में हमने टीआरई 3 का पेपर सॉल्व किया और आज हम लोग फिर से टीआरई 2 का पेपर सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद टीआरई 1 का पेपर सॉल्व करेंगे। और तीनों वीडियो आप देखिए और उन तीनों प्रश्न पत्रों के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप एनालिसिस कीजिए कि क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, किसी भी पेपर को, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। उससे ये होता है कि क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उनको वो पता चल जाता है, और आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सभी लोग लग चुके हैं और जो लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम आएगा फिर उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे, वो निहायत ही मतलब कि असंवेदनशील और क्या क्या अपनी जिम्मेदारी से भटकने वाले लोग हैं। तो उनकी चिंता छोड़ दीजिए, दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। बस आप अपना काम कीजिए, वो काम है ईमानदारी से मेहनत करना। चलिए, तो ये पेपर है आपका टीआरई 2 का पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, जो कि 11th-12th के लिए होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और जो आंसर की होगा ये बीपीएससी ने जो फाइनल आंसर की जारी की है उसी के आधार पर है। ठीक, और ये इंग्लिश वाला है, वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिए। चलिए, इसमें मैं एक बार और बता दूं कि जो सब्जेक्ट में से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन और 40 जीएस से, इन दोनों को मिलाकर मेरिट बनती है, दोनों को मिलाकर क्वालिफाई करना होता है आपको। ठीक, तो 120 हुआ जिसमें आपका मूल्यांकन होगा, और 120 में से कितना आप गेन करते हैं, लगभग जितना आप हाई जाएंगे 70 प्लस से ऊपर, 75 प्लस से, उतने ही आप सेफ होते जाएंगे। ठीक, टीआरई 4 के लिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, तो आप जरा क्वेश्चन का लेवल देखिए, फिर उसके बाद से आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 71 बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का टीआरई 2 क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। देखिए, क्वेश्चन टीआरई 3 में आया है, टीआरई 1 में भी आया है और टीआरई 2 में भी। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे बार बार कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करेंगे। जितना सॉल्व करेंगे और जितना उसका एनालिसिस करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो याद रखिएगा, जो ऐतिहासिकवादी सिद्धांत है वो ये मानता है कि जो अधिकार है विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 72 कि किसका वर्णन करने के लिए हॉब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए कहा कि नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का है। किसका हवाला देने के लिए प्लेटो ने हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक राजा का अधिकार, ठीक, सब कानूनों को हटा दो और राजा के अधिकार पे वो हवाला देता है सिसरो की भांति। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है? स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय कौन सा है? समाज के प्रतिबंध, विधायिका में सकारात्मक विपक्ष, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्रता का सर्वोत्तम आपका सुरक्षा उपाय है। अगर न्यायपालिका नहीं रहेगी तो कितने भी हम आपको अधिकार देते हैं तो किसी मतलब का नहीं है, खासकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसमें स्वतंत्र न्यायपालिका को होना बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ क्या है? नेगेटिव। देखिए, जब भी आप स्वतंत्रता पढ़ें और समानता, दोनों का सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप होता है, दोनों को आप अच्छे से पढ़ा कीजिए, ठीक। तो नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ क्या है? तो नकारात्मक अर्थ में समानता का ये अर्थ होता है कि विशेषाधिकारों का अभाव, किसी प्रकार के किसी को प्रिविलेज कम से कम दिया जाए तभी वो समानता का सिद्धांत लागू होगा। और जिस समाज में ज्यादा विशेषाधिकारों का अभाव रहेगा वो वहां भी जो समानता किसी प्रकार की नहीं रहेगी। इसलिए कहा गया समानता जो है उसमें विशेषाधिकारों को रोका जाए या समाप्त किया जाए या कम से कम किया जाए, इस वजह से ये नकारात्मक अर्थ में है, विशेषाधिकारों का अभाव। अपन ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 75, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है? न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध कौन बताता है? आदर्शवादी, समाजवादी या बहुलवादी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किसने 1928 में 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा? यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति न दी जा सके। किसने कहा? स्वराज समिति या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या नेहरू रिपोर्ट, नेहरू समिति। तो 76 का देखिए आंसर ये ऐसे घुमाया गया है, सीधा सीधा पूछ दिया जाता है कि सर्वप्रथम किस समिति ने मौलिक अधिकारों के बारे में स्पष्ट किया मांग के, तो सीधा सीधा नेहरू समिति या नेहरू रिपोर्ट हो सकता था, लेकिन इसने कोट कर दिया उसको, कई लोग कंफ्यूज हो गए थे। प्रश्न आपके ऐसे ही आएंगे, बीपीएससी आपसे याद रखिएगा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, न कि फैक्चुअल बेस्ड, न कि रटने वाले उस पे वन लाइनर पे नहीं पूछता है। देखिए इसमें कितना बड़ा, ये 1 2 3 4 5 5.5 लाइन का क्वेश्चन है, ताकि आप इसमें पढ़ने में भी समय गंवाएं और आप में टाइम मैनेजमेंट का भी प्रेशर हो, उस प्रेशर में जानबूझ के आप गलती करें। ये इरादा होता है जो क्वेश्चन सेट करता है। ये भी आपको टाइम मैनेजमेंट भी मैनेज करना है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं तो उसमें कई तरह से आपको प्रेशर होता है, उन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है, इसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, मॉडल पेपर सेट कीजिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नेहरू समिति। क्वेश्चन नंबर 77, ये इंग्लिश वाला है, देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। 77 देखिए, निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे? देखिए ये भी क्वेश्चन बेहद आसान है, बेहद आसान, लेकिन आपको बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो उस निजी संपत्ति के बारे में बात करने वाला कौन हुआ? न तो ग्रोसियस नहीं रूसो, वो लॉक हुआ, आपको पता ही होता। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना, तो आप तुरंत कह देते लॉक, लेकिन इसने कोट कर दिया तो आप कंफ्यूज हो गए, तो ऑप्शन सी सही होगा, इसका सी। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 78 देखिए, एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था?
तो एक तो दार्शनिक राजा बनाना चाहता था और एक की स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम, यानी राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली का ये उसका था। ठीक, तो परोपकारी शासक की बात नहीं करना चाहता था। ए और बी सही होगा, इस वजह से आपका डी आंसर सही होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास किया था? यानी इंग्लैंड में राजतंत्र का समर्थन किसने किया? ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता था सीधा सीधा, लेकिन सीधा नहीं पूछा गया, जानबूझ के आपको परेशान किया गया, उलझन में डाला गया ताकि आप गलती करें। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स प्रथम का प्रयास कर रहा था, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया? वैज्ञानिक समाजवाद जो साइंटिफिक सोशलिज्म है उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो आप सभी को पता है, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी सही होगा। ये बेहद आसान सा प्रश्न था। निम्नलिखित में से किसकी तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है? किसकी तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है? कौन है? लेसेस फेयर का सिद्धांत, उपयुक्तवाद या अधिशेष मूल्य का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लेसेस फेयर मतलब ओपन इकोनॉमी बोलते हैं इसको, ये खुला छोड़ दो, ये किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं, ये व्यक्तिवाद से संबंधित है, लेसेस फेयर, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को करना चाहिए, व्यक्तिवादी जो दृष्टिकोण है उसका क्या मानना, राज्य को कौन कौन से कार्य करना चाहिए? व्यक्तिवादी क्या कहते हैं? तो राज्य को कम से कम व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, तो व्यक्तिवादी समाज होगा, या उसको हम पूंजीवादी व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, न्यूनतम कार्य, इन व्यक्ति को राज्य के मामले में राज्य को व्यक्ति के मामले में कम से कम हस्तक्षेप कार्य करना चाहिए, ऑप्शन सी सही होगा, मिनिमम स्टेट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। प्यारे साथियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और चीज, अगर आपको लगता है कि आपके पास बेटर कंटेंट नहीं है या पर्याप्त मात्रा में कंटेंट नहीं है, तो पेड पीडीएफ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर है हम लोगों का, ठीक, 1336। इस पे और भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक, कंटेंट के लिए भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हो सकता है तुरंत आपको रिप्लाई नहीं मिले, लेकिन आपने मैसेज किया है तो तुरंत के बजाय रिप्लाई तो जरूर मिलेगा आपको, ठीक। और मैं अभी कह दे रहा हूँ, किसी भी स्टेट अगर आपको निकालना ही है, जितने भी स्टेट के पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर हुए आप उसको इकट्ठा कर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। खासकर जो आरपीएससी और जो आपका एचपीएससी होता है हिमाचल प्रदेश वाला, और एमपीएससी का ले सकते हैं, तो उन सबके जो क्वेश्चन पेपर है, और एक और चीज DSSB पीजीटी का पॉलिटिकल साइंस का पेपर अगर आपको मिल जाए तो आप इन सब के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कहना मतलब मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो बाजार में आप मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट खरीद रहे हैं, उनके बजाय आप विभिन्न राज्यों के जो एग्जामिनेशन हुए उनको सॉल्व कीजिए, वो बहुत लाभदायक होगा, ठीक। चलिए 83 देखिए, इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है? डेमोक्रेसी इज अ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी, किसने कहा? तो 83 जो इसका राइट आंसर होगा, कौन होगा? ये डी टॉकविले हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र जो है बहुमत का अत्याचार है अल्पसंख्यकों पर, ऑप्शन बी सही होगा, लोकतंत्र के ये आलोचक हुए, डी टॉकविले। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, साम्यवाद के बारे में किसने कहा कि यह एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है, क्योंकि हर कोई इसे पहनता है, और बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये एकदम पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थियरी का, ये बेहद आसान सा प्रश्न है। तो 84 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ये जो कहा CEM जोड का कथन है, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? यानी गोलकनाथ जो केस है उस
किससे मैटर करता है, कौन सा संविधान संशोधन किया गया इसमें, यानी इसमें ये कहा गया था कि संसद को असीमित संविधान संशोधन का अधिकार है, मौलिक अधिकार में वो रोक संशोधन कर सकती है या उनको रोक सकती है। ठीक, इसको उसने खारिज कर दिया। फिर इसने 24वां को कोर्ट ने इसको खारिज किया और 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको सही बनाने का उसने प्रयास किया। तो ऑप्शन बी सही होगा, जो गोलकनाथ केस के द्वारा जो प्रेरित संविधान संशोधन था वो था 24वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 86 कि लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु, यह किसने कहा, किसका कथन है, ये है आपका एल.डी. व्हाइट का, एल.डी. व्हाइट, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है, किसी राज्य में धन विधेयक कैसे पेश किया जा सकता है, दोनों सदनों में से किसी एक में या केवल विधानसभा में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। याद रखिएगा, जो भी धन विधेयक होता है वो केवल और केवल निम्न सदन में सबसे पहले पेश किया जाएगा। ठीक, तो निम्न सदन राज्य में जो निम्न सदन होता है वो विधानसभा और केंद्र में उसमें लोकसभा। तो धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में निम्न सदन में पेश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कि भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है, किसके पास सुरक्षित है, न्यायालय के अगर क्षेत्राधिकार बढ़ाने है, उसकी शक्तियों में इजाफा करना है, तो ये शक्ति किसके पास है। बेहद आसान सा प्रश्न है। कई लोग राष्ट्रपति को टिक कर देंगे, बिल्कुल नहीं, न तो राष्ट्रपति, नहीं राज्यपाल और नहीं संबंधित राज्य का विधानमंडल। ये केवल और ये शक्ति जो केवल और केवल संसद के पास है। अगर किसी उच्च न्यायालय नहीं राज्य के न्यायालय में न्यायालय का जो शक्ति का क्षेत्राधिकार बढ़ाना है, तो इसके लिए केवल और केवल संसद जिम्मेदार है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ई सही होगा, में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, 89 है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। बेहद देखिए, एक दो प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो वो सबके लिए, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे गलती से भी भूल से भी गलती हो गई तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी को आते हैं और आप गलती कर दिए तो आप उनसे पीछे हो गए। ये नहीं करना चाहिए, इसलिए ठंडे दिमाग से प्रश्न को 2 बार पढ़ने की आदत डालिए, तब आप उत्तर लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 90 भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं। तो भारत में क्षेत्रीय परिषदें हुई की स्थापना हुई किस कानून के तहत इसकी स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसको आप जरूर पढ़िए, हर बार से प्रश्न जरूर आता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कि भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन भी जाना माना है और जाना पहचाना है। ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आप किसी भी फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देखेंगे तो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखेंगे और नेट के, तो उसमें ये प्रश्न कॉमन सा है, पूछा ही जाता है। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 और 6। ठीक, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई जो भाषाई प्रभाग था 1956 के अंतर्गत, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 कि आईएएस प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था, यानी जो आईएएस जो संस्थान है, जितने आईएएस की जो ट्रेनिंग होती है उसका मूल रूप से जो स्कूल था कहाँ स्थापित किया गया, पहले बार कहाँ स्थापित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ये सही होगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 93 कि भारत में
नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। देखिए ये प्रश्न आपका टियर 3 में भी आया है। तो एक और चीज, इसको जितने संविधान संशोधन है, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उसको भी पढ़िए, और जो महत्वपूर्ण आपके न्यायपालिका के वाद और विवाद है, न्यायपालिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वाद है उनको भी आपको याद होना चाहिए। 4-5 केसेस हैं, उनको भी आप एक जगह नोट कर लें, किससे संबंधित है और कब हुए। चलिए, और एक फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे साथियों, आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग का और मनोबल बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि हम लोग और आपके लिए बेहतर कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास करें। टीआई 2 और टीआई 1 टीआई 2 में बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ, और टीआई 3 में भी उम्मीद है कि हम लोग सबसे बेहतर स्थिति में होंगे, जैसे कि जिस आधार पे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं, और आंसर की आने दीजिए और रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद और बेहतर होगा। क्योंकि जो हम लोगों ने जो 5 ऑप्शन वाले मॉडल पेपर तैयार किए थे, उसमें से लगभग 68 क्वेश्चंस मैच किए हैं। जो लोग सीरियसली उसको सॉल्व किए होंगे उनके लिए बेहद लाभदायक साबित हुआ होगा। तो 93 का आंसर होगा कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की साधारण बहुमत के साथ उसका होता है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा। नए राज्यों का निर्माण, उनके नाम में परिवर्तन या उनके क्षेत्र में परिवर्तन, इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 94, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पीएसी जो है, उसकी नियुक्ति, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही होगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कि मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है? ये आपका देखिए ऐसा प्रश्न है जो जीएस में भी बार बार पूछा जाता है। मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है? भारत और चीन, भारत और भूटान, या भारत और पाकिस्तान? तो 95 का राइट आंसर होगा कि मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। तो ऑप्शन ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 96 है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्र संघ की संविदा कितने अनुच्छेदों में बनी थी? जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर उसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितने चार्टर हैं, कितने अनुच्छेद हैं, और किस चार्टर में की सामूहिक सुरक्षा की बात की गई है या वीटो की बात की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। या जो इसकी प्रमुख एजेंसियां हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे के दौरान संविधान कितने अनुच्छेदों से बनी है? शांति वार्ता के दौरान की गई राष्ट्र संघ की संविदा कितने अनुच्छेद में बनी है? प्रथम विश्व युद्ध के समय। ठीक, ये पूछा है प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन बी 26। ठीक, ये तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ये ये जो आपका यूनाइटेड नेशन और लीग ऑफ नेशन, ठीक, ये दोनों का, जैसे इसमें पूछ दिया शांति के दौरान कितने संविधान कितने अनुच्छेद में थी, और यूनाइटेड नेशन में भी ऐसे ही है, ये भी आप याद रखिए कितने अनुच्छेद हैं, कितने चार्टर हैं, ये भी आप याद कर लीजिए यूनाइटेड नेशन के बारे में। 97 देखिए, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग कब स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1946 में। ऑप्शन बी सही होगा, 46। 98 देखिए, इस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता यानी यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसको बार बार आप पढ़े, वो आपके लिए आसान हो जाएंगे, एकदम आसान, इजी हो जाएंगे जब उसको बार बार आप रिपीट करेंगे। तो श्वेत संकट या कांगो संकट या कोरियाई संकट? तो कोरियाई संकट 1950 के समय शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव या यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया किसने? संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने, जनरल असेंबली ने, न कि सिक्योरिटी काउंसिल। ये जनरल असेंबली का सबसे बड़ा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था। ऑप्शन सी सही हुआ, कोरियाई संकट 1950। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन किस अनुच्छेद में? 17, 19 या 21?
तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें इन तीनों में से कोई भी नहीं है कानून का शासन, जो अनुच्छेद 14 है इसमें है। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ये क्वेश्चन बेहद आसान है। ऐसे प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, किसी भी दशा किसी भी सूरत में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था भी वैसे बेहद महत्वपूर्ण है। और जब बेहद महत्वपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था, तो उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहला ये कहाँ लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले से ये लागू हुआ। राजस्थान का जो नागौर जिला था उसमें सबसे पहले लागू हुआ, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101, 101। प्यारे साथियों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और पेड पीडीएफ के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो हम लोगों का मोबाइल नंबर है उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 101, कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है। देखिए जो रचनाएं हैं, एक तो कार्ल मार्क्स, एक मार्क्स की रचना, और आपके एक अंबेडकर जो हैं, अंबेडकर की रचनाएं, और राम मनोहर लोहिया। ठीक, इन और खासकर आपके फ्रेडरिक एंजल जो है और लेनिन, इनकी जो रचना है, अंबेडकर और मार्क्स की रचनाएं, तो आपको क्रम से याद होना चाहिए कौन सी पुस्तक पहले लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? तो गोथा क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, तीनों ही जो पुस्तक है ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। तो ई सही होगा इसका, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? ये देखिए प्रश्न इतना आसान है, इतना आसान है कि हर पेपर में पूछा गया है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों में प्रश्न पूछा गया है। 1, 2, 3 तीनों में प्रश्न आया है। ठीक, राज्य की संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा, ये विलोबी का कथन है, तो ऑप्शन ए सही होगा, विलोबी। क्वेश्चन नंबर 103, कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया? कानून संप्रभु का आदेश है, किसने कहा, इस रूप में किसने परिभाषित किया? ब्लैकस्टोन, हॉलैंड या जॉन ऑस्टिन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जॉन ऑस्टिन। एक संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के जनक और कानून या विधि की व्याख्या करने वाले हुए जॉन ऑस्टिन, कानूनी रूप में इसकी व्याख्या की जॉन ऑस्टिन ने। क्वेश्चन, और जॉन ऑस्टिन की पुस्तक का क्या नाम है? लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, भी आपको याद रखना है। 104, 104, कि सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख, यानी देखिए प्रश्न कैसे घुमा दिया इसको, सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इसको ऐसे ही पूछा जैसे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, आप ये याद करते हैं, लेकिन उसी घुमा दिया गया थोड़ा। सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख के अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? रूसो, बेंथम या प्लेटो? एक से देखिए कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, बेंथम उपयुक्तवाद का जनक हुआ। ठीक, इसी से रिलेटेड इस टीआई 3 में भी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 105, न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? कि याद रखिएगा कि न्याय का अर्थ ये है, उचित आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। उचित आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, समानुपातिक न्याय। अरस्तु, जॉन रॉल्स जिसके समर्थक हुए। क्वेश्चन नंबर 106, नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं? नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं? राज्य, समाज के नैतिक सिद्धांत या सरकार के द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, समाज के नैतिक सिद्धांतों के द्वारा। ठीक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107, 107 है कि उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है? उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है? लक्ष्य प्राप्त करने का साधन, अपने आप में एक लक्ष्य या असमानताओं को समतल करने का उपकरण। तो उदारवादी जो राज्य है वो अपने आप को लक्ष्य प्राप्त करने का साधन मानता है, ऑप्शन ए सही होगा, लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। क्वेश्चन नंबर 108, मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कैसे होता है? वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किस प्रकार होता है? मार्क्स ने इस बारे में क्या कहा है? देखिए मार्क्स से ही संबंधित तीसरा प्रश्न है।
तो 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम के द्वारा, ऑप्शन सी श्रम। प्यारे साथियों, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और प्लीज अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितना आप लोग मतलब कि शेयर करेंगे और सब्सक्रिप्शन देंगे, उतना ही हम लोगों की इच्छा होगी कि हम लोग और बेहतर आपके लिए करने का प्रयास करें। ठीक। 109, निम्नलिखित में से किसको एम एन रॉय अपने आप में एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है? राज्य, व्यक्ति या सरकार? तो 109 का राइट आंसर ऑप्शन बी, व्यक्ति। एम एन रॉय मानववादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कि रूसो की प्राकृतिक स्थिति में मनुष्य क्या क्या है? रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था है, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। इससे हर बार प्रश्न 2 या 3 आते हैं। इस बार भी लगभग 2 प्रश्न आ चुका है अब तक और टेस्ट 3 में भी प्रश्न आया है। तो 110 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है। पुण्य और पाप वो नहीं जानता था। ठीक, रूसो इसी वजह से उदार पुरुष को कहता है, नोबेल सेवेज कहता है। ऑप्शन सी सही होगा। 111, कानून के पीछे क्या संस्वीकृति या सैंक्शन है? कानून के पीछे क्या सैंक्शन या संस्वीकृति है? विधानमंडल का, राज्य का या कानून की अदालतें? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य, स्टेट। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112, जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे? ये इनसे हर बार एक प्रश्न होता है। ठीक कि जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे? तो समर्थक थे आपके पार्टीलेस डेमोक्रेसी, दल विहीन लोकतंत्र, पार्टी रहित लोकतंत्र के। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113 कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया कब? बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसको आप अच्छे से पढ़िए, उससे भी एक प्रश्न जरूर आता है, एक या दो। ठीक, कुछ चुनिंदा टॉपिक है उनसे प्रश्न आना ही है और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप बहुत पढ़ते हैं उनसे प्रश्न आने की संभावना कम रहती है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद और पहले गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम पेंटिक। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 114, जो सुनता है वही निर्णय लेता है, यह सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत है किसका? जो जो सुनता है वही निर्णय लेता है, यह सिद्धांत किसका है? तो इसका राइट आंसर होगी प्राकृतिक न्याय। ठीक, शक्ति का सिद्धांत होता है और प्राकृतिक जो न्याय है वो कहता है कि जो सक्षम जो आगे वही जीतेगा, जो सबसे पहले वही, या शक्ति का सिद्धांत जिसके पास बाहुबल है, जैसे को तैसे, ये सब इसी में है। तो ऑप्शन बी सही होगा। 115, किसने कहा परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी? ठीक, किसने कहा? ये क्वेश्चन भी एकदम कॉमन कहेंगे और बेसिक है और जाना पहचाना क्वेश्चन है। परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी, ये कथन है आपका जेफरसन महोदय का। ऑप्शन ए सही होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका टियर 3 में आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 116 कि भारत में संसद के किसी भी सदन का कोरम कितना है? कोरम मतलब कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है जिससे सदन की कार्रवाई चलाई जा सके, यानी सदन की कार्रवाई चलाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, उसी को कोरम बोलते हैं। तो वो होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10। ऑप्शन सी सही होगा। 170, हैंस जे मार्गेनथाउ के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा क्या है? ठीक, मार्गेनथाउ से संबंधित हर बार एक प्रश्न आया है, हर बार। तो केंद्रीय अवधारणा क्या है? तो ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत के जनक, उनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948। ठीक, तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन बी, शक्ति को केंद्रीय अवधारणा के रूप में मानते हैं मार्गेनथाउ अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। ऑप्शन बी सही होगा, पावर। क्वेश्चन नंबर 118 कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में गणितीय मॉडल का उपयोग करता है?
ठीक, कौन सा सिद्धांत गणितीय मॉडल का उपयोग करता है? सिस्टम सिद्धांत, खेल सिद्धांत या निर्णय लेने का सिद्धांत? तो 118 का राइट आंसर होगा। देखिए ये बीपीएससी ने क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया है। ठीक, वैसे इसमें जो हुआ, देखिए खेल सिद्धांत में भी है और आपका निर्णय लेने का सिद्धांत दोनों में होता है, इस वजह से इसको बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 119। प्यारे साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जरूर से जरूर लाइक कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 119 कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सबसे पुराना सिद्धांत है वो है आपका आदर्शवाद। ये ऑप्शन बी को उसने माना है, लेकिन कई जगह यथार्थवाद भी आता है। बीपीएससी ने आदर्शवाद को माना है, लेकिन कई जगह हम लोगों ने देखा इसका आंसर यथार्थवाद होना चाहिए। ऑप्शन बी उसने माना आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 120 एमएडी मैड म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पारस्परिक निश्चित विनाशकारी शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ऑप्शन ए सही होगा। ये जब आप एटॉमिक पॉलिटिक्स या एटॉमिक जो डिप्लोमेसी है उसके अंतर्गत आप देखेंगे। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121 ये किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? ये भी क्वेश्चन बीएससी 1 टीआई 1 टीआई 2 में आया था, टीआई 3 में नहीं आया है, इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? एफ.एम. मार्क्स, हर्बर्ट मॉरिसन या रैमजे म्योर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हर्बर्ट मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 122 प्यारे साथियों, मैं आपसे कहूँगा ये जितने प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं ये रिपीटेड होते हैं। जितने भी आप दूसरे राज्यों के या किसी अन्य राज्यों में आप एग्जाम देखेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन एकदम रिपीटेड होते हैं। तो आप खुद चाहें तो आप कहने मतलब कि गेस कर सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये कब होगा? जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी होगा। ठीक, ये याद हो जाता है और ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा गया, किसी भी स्टेट के आप एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। कुछ लगभग 30 से 40% कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं से भी उठाइए, ये फालतू के मॉडल पेपर जो बाजार में बिक रहा है एकदम कूड़ा है वो, उसको छोड़ दीजिए। आप अदर स्टेट या अपने स्टेट के पीजीटी के जितने भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप वहां से इकट्ठा करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ? क्वेश्चन नंबर 122 है। चर्चिल रिपोर्ट, मार्शल रिपोर्ट या ब्रांड रिपोर्ट या ब्रांड कमीशन भी बोलते हैं इसको, ब्रांड आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रांड आयोग। उत्तर दक्षिण विभाजन इसी से संबंधित है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 123 सभ्यताओं का संघर्ष क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में 21वीं सदी में संघर्ष होंगे किस आधार पर? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक भी है ये, सैमुअल पी एस पी हटिंगटन की। ठीक, तो सभ्यताओं का संघर्ष इस विश्वास पर आधारित है कि 21वीं सदी में संघर्ष होंगे। क्यों, किस कारण से? ये होगा आपका सांस्कृतिक कारण से। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा। 124 देखिए अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है किसमें? जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं उसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका होगा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते में और नागरिक राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते में। तीनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए 120 बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म, इससे हर बार प्रश्न पूछा गया है। तीनों ही चरण में 1 2 3 तीनों ही चरण में एक प्रश्न आया है। बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित में से किसकी विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है? जातीय समूह, भाषाई समूह या सांस्कृतिक समूह? 125 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी एक से अधिक। ऑप्शन डी से होगा एक से अधिक। जातीय समूह, भाषाई समूह और सांस्कृतिक समूह तीनों सही होंगे तो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126 अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? ये टीआई 3 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो जब भी आप लोग क्या करते हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360 पढ़ लेते हैं, लेकिन
354 नहीं पढ़ेंगे, 355 नहीं पढ़ेंगे, आप 358 नहीं पढ़ेंगे और 359 नहीं पढ़ेंगे। प्रश्न यहीं से आता है। इस वजह से आप अपने पढ़ने का तरीका बदलिए, पूरा परंपरागत ढर्रे से हट के पढ़िए। हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क पे आप फोकस कीजिए। 126 का राइट आंसर क्या होगा? सॉरी 126 कि 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, किस अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है, ऑलरेडी किया ही गया है। बोलने और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसको भी समाप्त किया गया। अब वेदी किस्म में समानता का अधिकार, इसको भी समाप्त किया गया। लेकिन अनुच्छेद 21 जो है और 22 है, सॉरी अनुच्छेद आपका 21, ठीक, और 20 को भी 21 और 20-21 इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, खासकर 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। 20-21 दोनों होंगे, इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो ई सही होगा, कोई नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, इनमें से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत में पार्टी प्रणाली यानी दलीय व्यवस्था को वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम यानी एक पार्टी प्रभुत्व वाले के रूप में वर्णित किया? मार्ग विनायक, सचिन विनायक या रजनी कोठारी? 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रजनी कोठारी। वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम बोलते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन भी बेहद आसान है और कॉमन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128 कि भारत को एक नरम राज्य यानी सॉफ्ट स्टेट के रूप में किसने चित्रित किया, जो अपनी कल्याण प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है? भारतीय लोकतंत्र की स्वतंत्रता की आलोचना के रूप में देखी जाती है। किसने कहा? गुनार्ड मिल्टन के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा, गुनार्ड मिल्टन। 129 भारत के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो गिलोटिन का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? भारतीय राजनीति, भारतीय व्यवस्था में। 129 का राइट आंसर ऑप्शन सी, मांगों पर मतदान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 130 इनमें से किस विद्वान का तर्क है कि चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है? किसका मत है? 130 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिस डुवर्जर। इन्होंने जो दलीय व्यवस्था का वर्गीकरण किया है, आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो पार्टी दल व्यवस्था का अध्ययन मॉरिस डुवर्जर ने बहुत अच्छे से किया है, उसको एक बार जरूर आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। 131 देखिए कि पिट्स इंडिया एक्ट यानी पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया था? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई पिट्स इंडिया के माध्यम से ब्रिटेन में। ये पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो 1784 में आया, ऑप्शन बी। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद या रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसको दुरुस्त करने के लिए, ये आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, 1784। 132 कि स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है? तो यानी स्वतंत्र भारत के लिए पहली बार संविधान पे मसौदा संविधान बनाने के लिए कौन सी समिति ने अपना प्रथम प्रयास किया था? तो ये थी आपकी नेहरू रिपोर्ट। 1900 नेहरू रिपोर्ट ने सबसे पहले संविधान मसौदा तैयार करने के लिए ये प्रयास किया, ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें पहली बार मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की गई थी। 133 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया? ऑप्शन देखिए इसमें 133 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 1833 का अधिनियम, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, इस साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी। साइमन कमीशन ने भारत के लिए किस चीज की व्यवस्था की, किस चीज की उसने इमेजिन की या मतलब की सिफारिश की थी? तो 134 का राइट आंसर क्या होगा? एक फेडरेशन की, ऑप्शन ढीला एक फेडरेशन की स्थापना की, एक संघीय व्यवस्था की उसने व्यवस्था की थी, ऑप्शन बी सही होगा। 135
कि किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम, जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है, बनाया गया था? किसके काल के दौरान दमनकारी अधिनियम पारित किया गया? 135 का राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, नहीं लॉर्ड रिपन, नहीं लॉर्ड मार्ले। ये कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, में से कोई नहीं, लॉर्ड लिटन थे उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? ये आपका प्रश्न जीएस में भी कई बार पूछा गया है और विषय में भी, क्योंकि नेशनल मूवमेंट ये मॉडर्न इंडिया से भी आता है। 136 का राइट आंसर ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय सबसे पहले ये भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष हुए। ऑप्शन बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 137, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश क्या है? वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन इसके जनक हुए, ठीक, किस मार्गेंथाओ के जो 6 सिद्धांत हैं वो भी आप पढ़िए, उनकी किताबों को याद कीजिए। 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उस नीति को अपनाना जो किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाए। ठीक, यानी जो यथार्थवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उस शक्ति को केंद्रीय विषय के रूप में देखता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों में समान प्रतिनिधित्व है? यानी राज्यों में समान प्रतिनिधित्व किन देशों का है संघीय व्यवस्था में? भारत में तो है ही नहीं, जनसंख्या के आधार पर हो। एक तो आपका यूएस में है, एक तो यूएसए में है ये, ठीक, ऑप्शन बी सही होगा, यूएसए बी। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, प्यारे साथियों फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, आपसे बार बार देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई लोग टाल देते हैं, लेकिन टालिए नहीं, हम जो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे हम लोग क्या होगा, हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्वाभाविक है, ये साइकोलॉजी है कि आप जितना हम लोगों के लिए हेल्प करेंगे उतना ही हम लोग और बेहतर आपको रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे और बेहतर आपको कंटेंट या बेहतर तरीके से जो भी हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक, और देखिए हम लोग ज़्यादा वो नहीं है, कोई बहुत बड़ा वो चैनल नहीं है या बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बस हम लोग ये सोचते हैं कि किसी कारणवश जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको मिले, ताकि वो भी उस परीक्षा की जो रेस में समानता के सिद्धांत को लागू करते हुए उसको भी मतलब कि जो न्याय है उस पर भी मतलब कि लागू हो। ठीक, किसी को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, किसी को मिल नहीं रहा, और दोनों में जो परिणाम देखेंगे आप समानता के आधार पर देखते हैं कि अन्याय है। सभी के लिए समान अवसर मिले, फिर उसके बाद आप रिजल्ट तय कीजिए। लेकिन आपका कुछ परिदृश्य ऐसे हैं कि जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में पढ़ते हैं या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनका लेवल अलग हो जाता है, जो कॉलेजेज में पढ़ते हैं या कहीं वैसे कर लेते हैं तो उनके लिए भी अलग समस्याएं हैं। तो इसलिए उनको मैं विशेष तौर पर कह रहा हूँ, उन लोगों के लिए हम लोग हैं जो किसी कारणवश उनको बेटर कंटेंट नहीं मिला है, तो हम लोगों को प्रयास करने का भरसक प्रयास करते हैं ताकि वो भी इस रेस में समान रूप से दौड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 139, संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था की एक विशेष निश्चित विशेषता है? यानी किस राज्य की, किस देश में संसदीय सर्वोच्चता की विशेषता पाई जाती है? ठीक, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कहाँ पाई जाती है? 139 का राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 140, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अमेरिकी संघीय व्यवस्था में कौन सा कथन सही नहीं है? कि संघीय सरकार किसी भी घटक राज्य का नाम और क्षेत्र बदल सकती है, यही वहां नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि वहां के जो घटक राज्य इकाई राज्य अपने आप में संप्रभुता का उपभोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है। 141, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए किसे भेजा जाता है? ये क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। ठीक, 141 का राइट आंसर ऑप्शन है प्रतिनिधि सभा में। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में किसी को प्रत्यक्ष बहुमत नहीं मिलता तो उसका निर्वाचन उसके आधार पर मतलब कि फिर प्रतिनिधि सभा करती है, रिप्रेजेंटेटिव उसमें जाता है तो वो लोग तय करते हैं। ऑप्शन ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 142, जर्मन चांसलर चुना जाता है, जर्मन चांसलर चुना जाता है कैसे?
जर्मनी के जो प्रधानमंत्री होता है उसको चांसलर बोलते हैं। तो उसका चुनाव किस प्रकार होता है? 142 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुंदेसटाग यानी प्रतिनिधि सभा के द्वारा, निम्न सभा के द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 143, ब्रिटेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही ब्रिटेन के संविधान के बारे में? कि यूके में एकात्मक संविधान है, कथन सत्य है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु होगा, ये भी सही है। अभी क्वेश्चन आपने देखा ही। यूके में न्यायिक समीक्षा की एक प्रणाली है, ऐसा नहीं है। वहां दो कथन ही सत्य होंगे। तीसरा ये आपका भारत और अमेरिका में है, ब्रिटेन में नहीं है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा, एक से अधिक, ये और बी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 144 कि महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत कौन सा? पीड़ा सहने की अनंत क्षमता, सत्य और अहिंसा, तीनों ही सत्याग्रह के आवश्यक सिद्धांत हैं। ऑप्शन डी सही होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 145, 73वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ऐच्छिक और स्वैच्छिक प्रावधान है? अपनी इच्छा से लागू कीजिए, या मतलब कोई प्रावधान लागू कीजिए मत कीजिए, वो राज्य की इच्छा है। स्वैच्छिक प्रावधान कौन सा है? ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग इसको गलत कर दिए थे। 145 का राइट आंसर ऑप्शन सी, पिछड़े वर्गों के आरक्षण की पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन में प्रावधान जो था स्वैच्छिक प्रावधान था। यह पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करना या न करना, ये राज्यों का स्वैच्छिक प्रावधान करें या न करें राज्य के ऊपर निर्भर करता था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 146, शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया? सत्ता, तीन प्रकार की सत्ता की बात करते हो, याद रखिएगा। परंपरागत, करिश्माई और तार्किक वैधानिक सत्ता। ये इसको पारित करने वाले कौन हुए? तो मैक्स वेबर हुए। जब आप उनका ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये, ऑप्शन बी सही होगा। 147, आवश्यकता, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है ये। बढ़िया मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये TRE 1, TRE 2 और TRE 3 तीनों में प्रश्न आया है। फिर अभी XY सिद्धांत भी आएगा, वो TRE 3 में। ये सेम यही प्रश्न आपका TRE 3 में भी आया है, TRE 1 में भी आया है। 147 का जो राइट आंसर होगा कौन? ये मैस्लो का सिद्धांत है, आवश्यकता पदानुक्रम या प्राथमिकता का सिद्धांत। उच्च क्रम की आवश्यकताओं से पहले निचले स्तर की आवश्यकता संतुष्ट होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं पदानुक्रम, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। ऑप्शन सी मैस्लो के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 148, प्यारे साथियों, मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और जल्द से जल्द बेल आइकन भी प्रेस कर लें। जिनसे तो जरूर रिक्वेस्ट है, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। 48, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार किसी संगठन में कार्यपालिका का अत्यधिक महत्व होता है। निम्नलिखित में से उसके किस कार्य के कारण कार्यपालिका का महत्व अधिक हो जाता है किसी संगठन में? चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार ये लोक प्रशासन से, जो लोक प्रशासन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ज़्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। संगठन के सिद्धांत, लोक प्रशासन के बारे में, प्रकृति क्षेत्र और जो परिभाषा है उसके बारे में आप पढ़ लीजिए, ये पर्याप्त रहेगा। 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संचार की प्रणाली स्थापित करना, प्रयासों के अधिग्रहण को बढ़ावा देना, उद्देश्यों को तैयार करना। तो एक से अधिक आंसर है, ऑप्शन डी सही हुआ, एक से अधिक। 149 देखिए, किसने कहा कि प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे सार्वजनिक हितोत्पत्ति उत्तरदायी होना चाहिए? पिफनर, अल्टीवाइट या पॉल एप्पलबी? किसने कहा? 149 का राइट आंसर ऑप्शन सी, पॉल एच एप्पलबी। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, पदानुक्रम के सिद्धांत। देखिए मैं अभी कह रहा था ना, आगे मैस्लो से संबंधित पदानुक्रम के सिद्धांत के संबंध में से कौन सा कथन सही है? ये पदानुक्रम हायरार्की, ठीक, ये हायरार्की से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो इम्पोर्टेंट, बहुत बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि बार बार 1, 2, 3 में प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें से प्रश्न आना ही है।
आप ही सोचेंगे कि प्रश्न आ चुका है तो इस बार नहीं आएगा, ये गलत धारणा है। ठीक, 150 का राइट आंसर क्या होगा? ये श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को रोकता है। ठीक, इसमें पूछा है हायरार्की यानी पदानुक्रम के सिद्धांत में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्राधिकार के प्रत्यायोजन की सुविधा प्रदान करता है, ये कथन सत्य है। इस समन्वय में मदद करता है, दोनों कथन सत्य है। लेकिन अधीनस्थ संबंध को बढ़ाता है न कि रोकता है, इस वजह से ऑप्शन सी गलत हुआ। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था, मैं आपको बताता हूँ बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जो कि टीआरई 2 का प्रश्न पत्र है ये। तो आप इसको, हम लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो टीआरई 4 की तैयारी करने से पहले हम लोग सोचे कि पहले पेपर देखें बिहार का, कि किस स्तर किस पेपर आ रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग टीआरई 1 का भी सॉल्व करेंगे। आप चैनल पर बने रहिए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। और हम लोग इसमें ज़्यादा अब फालतू पढ़ाने का प्रयास नहीं करते, कूड़ा करकट पढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। जो आपके काम की चीज़ है वही हम लोग आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।